नमस्कार। क्या हाल चाल है? अच्छे हो? बहुत बढ़िया। तो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का, क्लास 6 का। उम्मीद है समझ में आया होगा और पढ़ा भी होगा। तो आज जो है दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह यानी कि आप सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि शिकार, फिर खाद्य संग्रह और फिर कृषि। शिकार करते थे, खाद्यान्न का संग्रह करते थे और फिर भोजन उत्पादन तक यानी कि खेती तक। तो यहाँ साफ स्पष्ट ये है कि हमें जो पढ़ना है वो पाषाणकालीन जो युग है हमारा उसको हम पढ़ेंगे। पाषाणकालीन युग में जो है आरंभिक मानव, उसको हम देखेंगे। तो पाषाण काल को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि आरंभिक मानव वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो चैप्टर का नाम है शिकार के लिए घूमते होंगे, खाद्यान्न का संग्रह करते होंगे। क्यों संग्रह करते होंगे? आपको पता है कि जलवायु, आपका मौसम जो परिवर्तन होता रहता है उसके कारण करते होंगे। दूसरा है आपका भोजन उत्पादन। धीरे धीरे वो क्रियाएं करते करते वो कृषि तक पहुंचे होंगे। तो उसी विकास क्रम को हमें देखना है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। मतलब आर्मिक मानव का जो उद्गम बता रहा है फिर तो कि हमारे यहाँ 20 लाख साल पहले की बात है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कि आखेटक शिकारी, खाद्यान्न संग्रह मैंने पहले बताया, उसके नाम से आप जाने जा रहे हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो भोजन की विधि, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। नेचुरल सी बात है, और क्या करेंगे? जंगली जानवरों का शिकार करेंगे, आखेट करेंगे। मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे आपका उनको इकट्ठा करते थे, मतलब उनका संग्रह करते थे। तो संग्रह किसका करते थे ये भी आपको क्लियर हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग जाते थे, मतलब ये भी बात क्लियर है कि उनका जो है आवागमन होता रहता था। एक स्थान पर वो लंबे समय तक रुकते नहीं थे। मतलब क्यों जाते रहते थे आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। अब वहाँ समाप्त हो गए, जीवन बसर करना है तो एक ही जगह पर तो नहीं रहा जा सकता। जैसे हम स्थानांतरित कृषि को देखते हैं, एक स्थान पर जब खेती होती है तो धीरे धीरे वहाँ की जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है। मिट्टी की लेयर वो कटने शुरू हो जाती है, तो भूमि बंजर हो गई। तो बंजर भूमि पर तो उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए दूसरे स्थान पर जाके खेती करेंगे। सेम यहाँ पर है कि जब वो फल फूल, पौधे, जानवर उनका शिकार कर ही लेंगे तो नेचुरल सी बात है उनको स्थान बदलना पड़ेगा। तो स्थानांतरित जीवन था या यावर, घुमंतु, इसलिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो क्यों जाते थे ये भी क्लियर हुआ आपको कि वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। मतलब बहुत क्लियर सी बात है। अब आप आगे देखेंगे, दूसरा है आपका मौसम। पहले भी मैंने बताया था कि भी मौसम बदलते हैं तो बदलते मौसम के अनुसार उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। तो अलग अलग मौसम में आते हैं तो जिस मौसम में जहाँ पर आएंगे वो उसी तरह आपका जगह शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कुछ पेड़ पौधों में आपका सर्दियों में, गर्मियों में, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें। दूसरा कारण क्या है आपका? बिना आपका जो है पानी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पानी। पानी की तलाश में भी आपका वो इधर उधर घूमते होंगे। पेड़ पौधे भी आपका जो बिना पानी के जो है आपका सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो कहाँ रहे होंगे? यानी कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पानी ज़्यादा होगा,
पानी कहाँ मिलेगा? झील, झरने, नदियों। आप देखते हैं कि आरंभिक सभ्यताएं वहीं पर विकसित हुई हैं। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी भी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो कुछ लोग तो जहां पानी सूखता ही नहीं, धीरे धीरे वहां बसावट आ गई, और जहां मौसमी नदियां होती हैं, झीलें मौसमी होती हैं, तो आपको उस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा, माइग्रेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए, कहा गया कि पानी के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते, मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता है, तो उसकी तलाश में वो इधर उधर जाना ही है उनको। मतलब अब आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो जानकारी देने का स्रोत क्या है? जानकारी का जो स्रोत है हमारा, जानकारी का जो सोर्स होगा वो है पुरातत्वविद। तो जो पुरातत्वविद हैं वो क्या करेंगे? मतलब पुरातत्वविद उनकी जानकारी हमें देंगे, या तो उस जगह की खुदाई करके, या सतह पर उनको कुछ मिल जाए, उसके आधार पर वो उस आरंभिक मानव की जानकारी हमारे सामने रखेंगे, जिनका निर्माण पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह लोग करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। लकड़ी का औजार तो गल गया होगा क्योंकि लंबे समय की बातें हैं, परंतु पत्थर और हड्डियों के औजारों की संभावना होगी कि वो बचे रहे हों। इसलिए हमने कहा कि पत्थर के औजारों की बहुतायता के आधार पर पाषाण काल, और उसमें कुछ हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं जैसे बिहार में। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उसमें उनका उपयोग किया जाएगा। जैसे आज हम कोई भी औजार है उसका प्रयोग अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए करते हैं, सेम यहाँ पर हो रहा था। कुछ एक के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों में आपका औजार लगा करके उससे भाले बना लिए, बाण बना लिए। भाले बाणों से क्या होगा? शिकार आसान हो जाएगा, उनका जो भोजन संग्रह है वो आसान हो जाएगा। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग किस लिए होगा? ईंधन के तौर पर। तो दो चीजें आपको समझ में आई कि इन्हीं आपका औजारों के ऊपर कुछ लगाया गया होगा, उनसे उन्होंने दैनिक क्रियाएं जो थी उनको किया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा जिसको आपको पढ़ना है बहुत ध्यान लगा करके, वो सेक्शन है हमारा प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न चरण। अब किसी भी काल को विभिन्न चरणों में बांटा जाता है, भारत में भी बांटा गया है, संसार भर में भी बांटा गया है। तो अगर हम संसार भर में देखें तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से G.F. सुम महोदय ने 1776 में, डेनमार्क के थे ये, वहाँ प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। पहला पाषाण, फिर कांस्य, फिर लोह। यानी कि जो उनके उपकरण हैं जिस धातु के बने होंगे उस धातु के आधार पर उसका विभाजन कर दिया गया। पहले पाषाण के बने होंगे, फिर कांस्य के बने होंगे जैसे भारत में, और फिर आपका यानी कि हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो, फिर लोह युगीन सभ्यता कह सकते हो। तो इस तरह से डेनमार्क में ये विभाजन किया गया। परंतु इस विभाजन को संसार भर में एक मत से एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसके बाद आपका 1870 में लारतेत महोदय आते हैं और उन्होंने पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल में बांट दिया, और वैश्विक स्तर पर इसी को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसी आधार पर भारत में भी जो है आपका पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ता चला गया, औजारों में भिन्नता आती गई, जलवायु में भिन्नता आती गई, और मनुष्य जैसे जैसे विकास करता चला गया वैसे वैसे इन कालों का विभाजन हुआ। परंतु विभाजन
स्पष्ट है एक चीज के आधार पर हुआ, पाषाण की उपलब्धता के आधार पर। अब हम देखते हैं कि भारत में जो विभाजन हुआ है, क्या ये 3 ही हैं या 3 के अलावा भी कुछ और है, या तीनों में भी कोई उप विभाजन है। अभी मैंने कहा था कि ये जो विभाजन था, विभाजन उपकरणों में भिन्नता के कारण किया गया है। भारी उपकरण रहे होंगे, फिर हल्के आपका आकार के आगे होंगे, फिर उससे और हल्के आकार के आगे होंगे, तो उपयोग क्षमता ज्यादा उनको प्रोडक्टिव रही होगी, उसके आधार पर विभाजन हो गया। अब पाषाण काल में भी हम आपका जो पहला पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको काफी लाभ होगा। अब इसी पूरा पाषाण काल को जब हम आगे देखेंगे तो पत्थरों की भिन्नता, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न। तो पहला देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल को 2 भागों में बांटेंगे, इसको फिर से 2 भागों में बांटेंगे। पहला चापर चोपिंग पेबुल संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति की विशेषता ये है कि ये हमें दक्षिण भारत में मिलती है, और ये इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में पाई जाएगी, और ये दक्षिण भारत की विशिष्ट संस्कृति है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चापर और चोबिंग होते क्या हैं। चापर चोबिंग पेबुल संस्कृति, यह सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? पंजाब की सोन नदी घाटी में। सोन नदी है पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, वहां पर पाई गई। इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अब पहली बात है कि पेबुल होता क्या है। अगर आप पेबुल को समझेंगे, पत्थर जो होता है या छोटे आकार के पत्थरों के औजार, इसको कह सकते हो कि पत्थर के औजार या छोटे आकार के पत्थरों के औजार। छोटे आकार के हैं, पत्थर के ही, तो छोटे आकार के जो पत्थर के औजार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। अब ये पेबुल का निर्माण कैसे होता है? जैसे मैंने कहा नदी घाटी, उस नदी घाटी में मिले, तो नदी घाटी मीन्स जहां नदी बहती है उसका एरिया। तो नदी घाटी जब बहेगी, यानी कि पानी जब बहेगा, तो पानी के बहने से जो पत्थर होते हैं आपस में रगड़ खाते हैं। आप देखते हैं कि अपर्दन की क्रियाएं होती रहती हैं। कोई भी जो मलबा होता है, गारा होती है, पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी बहा के ले जाता है, और अपर्दन पानी के वेग पर निर्भर करता है। तो पानी का वेग ज्यादा होगा तो रगड़ खाएंगे पत्थर, और पत्थर रगड़ खाने से क्या होगा? स्पाट भी हो सकते हैं, चिकने हो सकते हैं, और पैने भी हो सकते हैं। तो उस नदी घाटी में जो ये उपकरण मिले हैं वो चिकने हैं, स्पाट हैं, और रगड़ खाने से वो क्या हो गया? क्या हुआ? पैने भी हो गए। अब उन्हीं को जो है आपका पशुओं की खाल उतारने में या दूसरे कामों में उसको यूज किया जाने लगा। तो समझ में आ गया कि आपका पेबुल क्या होते हैं। अब पेबुल के बाद है चापर। चापर मतलब बड़े आकार वाला उपकरण जो पेबुल से ही बनाया जाएगा। पत्थर का ही उपकरण है पर पेबुल के बड़े आकार का, मतलब तो बड़े आकार का जो पेबुल होगा उसको क्या बोल देंगे किस्म से? आप चापर बोलेंगे। और बात बचती है चॉपिंग की। तो चॉपिंग यानी कि चीरने काटने वाले पत्थर के टुकड़े, फिर या उसके उपकरण कह लीजिए। तो तीनों चीजें समझ में आई। चापर भी समझ में आया, चॉपिंग भी समझ में आया, पेबुल भी समझ में आया। चॉपिंग मीन्स जो चीरने काटने वाले उपकरण हैं, पेबुल मीन्स जो बहाव, पानी के बहाव से आपका चिकने स्पाट हो जाते हैं, और चापर मीन्स इसी पेबुल का जो बड़ा आकार है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप
थोड़ा सा आगे देखेंगे इन उपकरणों को, थोड़ा सा छोटा करके देखिए तो समझ में आएगा। ये जो है आपका चापर चाबिंग पेबुल हैं, इन पत्थरों के जो टुकड़े हैं ये इस प्रकार के रहे होंगे। अब हम देखते हैं हैंड एक्स संस्कृति। जो हैंड एक्स संस्कृति है वो कैसी होती थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हैंड एक्स संस्कृति पाई गई है दक्षिण भारत में। और दूसरी बात है कि ये खोजी किसके द्वारा गई है? तो खोजी गई है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा। तो पाषाण काल की जो उपस्थिति है दक्षिण भारत में, तो ये किसके द्वारा बताई गई? रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय द्वारा। कब? 1863। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। कहाँ है ये आपका हैंड एक्स संस्कृति, कहाँ पाई गई? मद्रास के पास। कहाँ? बदमुरई और अतिरमपक्कम। अतिरपक्कम और आपका बदमुरई में आपका ये जो है पाई गई। अब क्या क्या पाए गए हैं? कोर तथा पत्थर के जो है साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली से निर्मित अन्य उपकरण जैसे कलीवर तथा स्क्रैपर वो पाए गए हैं। अब आप थोड़ा सा देखिए, अभी मैंने कहा है कि जो कोर प्रणाली है तो उसके लिए हमें शुरू में ही आना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे। तो कोर प्रणाली क्या है, मतलब आप उसको थोड़ा सा देखिएगा, उसको समझिए। कोर टूल्स मेड बाय ब्रेकिंग एंड शेपिंग लार्ज स्टोन स्ट्रक विद अनदर। दो पत्थर के टुकड़े हैं, ऐसे रगड़ करेंगे तो टूट जाएगा। ब्रेकिंग एंड शेपिंग, उसको फिर उसकी शेप आ जाएगी, पत्थर से उसको मार मार करके उसकी शेप तराशेंगे, मतलब स्ट्रक विद अनदर रॉक और सिमिलर मटेरियल। तो सिमिलर मटेरियल हो सकता है कोई, या फिर कोई रॉक हो सकती है उसके साथ आपका तोड़ करके। स्टोन फ्लैकिंग इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग पीसेस ऑफ ए रॉक, द पीस आर कॉल्ड फ्लैक्स। तो जो पीस होंगे उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसको हम कहेंगे फ्लैक। एंड द रॉक इज कॉल्ड ए कोर, और जो चट्टान होगी उसको क्या कहा जाएगा? कोर। तो टुकड़े हुए उसके फ्लैक, और जो चट्टान रहेगी मूल उसको हम कहेंगे कोर। ऑल स्टोन टूल्स आर आइदर कोर्स और फ्लैक। तो बड़ी और छोटी, एक कोर और एक आपका फ्लैक, तो दोनों बेसिकली किस काम में यूज हो रहे हैं? पत्थर के उपकरणों के तौर पर। तो ये समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब हैंड एक्स संस्कृति आपको क्लियर हो चुकी है। अब हैंड एक्स संस्कृति के जो औजार हैं जरा उनको देखिए। ये है आपका स्क्रैपर, क्लीवर। ये जो स्क्रैपर है, और ये खास बात है कि ये पिक्चर ली कहाँ गई है? ये रॉबर्ट ब्रूस फुट, आपका फ्रॉम रॉबर्ट ब्रूस फुट के आपका जो है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट जिसने इसकी खोज की थी, वही पिक्चर है आपका जो उठाई गई है। तो ये आपका जो है स्क्रैपर है, पत्थर के औजार हैं, ये ज्यादा नुकीले हैं हैंड एक्स संस्कृति के। अब मैंने बताया था फ्लैग प्रणाली क्या है? पत्थर के छोटे छोटे कणों को छीलकर या एक बड़े टुकड़े को तोड़कर उससे उपकरण के रूप में प्रयोग करके इसको एक औजार के तौर पर बना लेंगे हम। तो ये क्या हुआ? फ्लैग प्रणाली। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, निम्नपुरा पाषाण से मध्यपुरा पाषाण काल तक। तो निम्नपुरा पाषाण काल में आपने देखा कि भाई किस किस प्रकार के औजार हमें पाए गए हैं। बट एक खास बात और है निम्नपुरा पाषाण काल की, इसके जो औजार हैं लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ये बात सही है। परंतु उसके अलावा अगर हम एक चीज और देखें, एक्सेप्शन प्रश्न में आ सकता है कि ये संपूर्ण उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, इसके साथ साथ गंगा और सिंधु घाटी में पाए गए हैं। तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ नाम मात्र के पाए गए हैं। गंगा और सिंधु घाटी में क्या पाए गए हैं? इन मैदानी क्षेत्रों में नाम मात्र के इनकी उपस्थिति है। एक आपका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद आप कह सकते हो कि कालपी इसका एक अपवाद है कि यहाँ एकाध जो है आपका निम्नपुरा पाषाण स्थल पे आपका जो है कुछ उपकरण पाए गए हैं पाषाणकालीन, जो निम्न है पहले वाला। उसके बाद
इन क्षेत्रों में नाम मात्र के पाए गए और पूरे उपमहाद्वीप में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। क्लियर? अब दूसरा हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल। तो मध्य पूर्व पाषाण काल को देखते हैं तो आपको जो है इसके प्रमुख उपकरण क्या है? फलक प्रधान है, जिनका निर्माण फलक या फलक तथा ब्लेड पर होता था। इनमें स्क्रैपर, मैंने दिखाया आपको स्क्रैपर, लंबा सा आपका जो बहुत आपका पैना है, नुकीला है। वेधक आदि हैं। फलकों की अधिकता के कारण इसको बहुत सारे कोर पाए गए हैं, फलक पाए गए हैं। तो जो फलक पाए गए, फलक प्रणाली मैंने आपको समझाई दी, तो उसकी अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी कहा गया है। अब बात ये कि ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं? बिहार के सिंहभूम में, प्राचीन काल से अगर हम देखें तो बिहार के सिंहभूम में, आज तो विभाजन हो गया बिहार झारखंड का, तो बिहार के सिंहभूम में, पलामू में, उत्तर प्रदेश में चकिया में, चकिया कहाँ? वाराणसी में, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर के पास, बेलन घाटी इलाहाबाद में, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में वहाँ, राजस्थान के बगान और बेड़च और कदमतली घाटियों में प्राप्त होते हैं। तो ये इनका वितरण कहाँ कहाँ हुआ है? मध्य पूर्व पाषाण काल के जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं? परंतु निम्न पूर्व पाषाण काल के जो स्थल हैं आपका, मैंने कहा कि सिंधु और गंगा घाटी में नाम मात्र के पाए गए, कालपी को एक्सेप्शनल छोड़ के। परंतु यहाँ देखिए कि गंगा घाटी में कई स्थान आपको मिलेंगे, जैसे इलाहाबाद का भाग, मिर्जापुर का भाग। तो ये जो भाग हैं आपका गंगा घाटी के हैं, उससे निर्मित हैं ये। अब हम देखेंगे कि उच्च पूर्व पाषाण काल के जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उनकी क्या विशेषता है। प्रधान उपकरण ब्लेड है, यानी कि ज्यादा नुकीला। मुख्य क्षेत्र वो कहाँ कहाँ हैं? मुख्य क्षेत्र हैं बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, बेलन व सोन घाटी उत्तर प्रदेश, भीमबेटका बाघोर की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पाए गए हैं। इस काल में मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं था। आप समझिए कि जंगली जीव का जो जीव है उसका रहन सहन कैसा होता है? मांस खाएगा, कच्चा खाएगा, दूसरा घूमे फिरेगा। तो घूमना फिरना है, सिंपल सी बात है। दूसरा जो है आपका कच्चा मांस खाएगा। तो मानव भी ऐसा ही है, वस्त्रों की खोज नहीं है। ऐसे ही जीव और मनुष्य में बहुत डिफरेंस नहीं है। अब मध्य पाषाण काल की तरफ हम आते हैं। इस काल से मध्य पाषाण काल की तरफ जब हम आएंगे तो आप देखिए कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? सबसे पहला भारत में 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में छोटे छोटे पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरणों की खोज की जानकारी प्राप्त की। यहीं से हमें पता चलता है कि मध्य पाषाण काल भी था। किसने बताया? कार्लाइल महोदय ने। पाषाण काल के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। उपकरण कैसे थे? आकार में छोटे थे, ध्यान रखिएगा। माइक्रोलिथ माइक्रो मीन स्मॉल। और किस किस से बने थे ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। पत्थर, हड्डी, सींग, तो ये तीन चीजों से निर्मित होते थे। पहले केवल पाषाण से निर्मित थे। अब आगे आइएगा तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि परिवर्तन है। वो बड़े थे परंतु ये भार में कम भी हैं और छोटे भी हैं, ये भी अंतर है। परंतु पत्थर, हड्डी और सींग से बने हैं। और दूसरी चीज क्या है कि मानव अस्थि पिंजर की सबसे पहली जानकारी प्राप्त होने लग जाती है। अब ये कहाँ हैं, किस किस जगह पाए गए हैं? बागोर, भीलवाड़ा। पशुपालन का भी प्रमाण है, मानव कंकाल का भी प्रमाण है और लोह काल के उपकरण भी मिले हैं। भीलवाड़ा मीन्स राजस्थान। लंगनाज गुजरात में। आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, नागार्जुन कोंडा और गिदलूर ये प्रमुख स्थल हैं। कर्नाटक में संगनकुल्लू, तमिलनाडु के तिरुनवेली के टेरी से इसके उपकरण मिले हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में और भीमबेटका गुफाओं में इनके उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ में पशु का जो पालन होता था उसके प्रमाण भी मिले हैं। आगे चलिएगा कि भीमबेटका गुफाएं, तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो किसने खोजी?
वी.एस. वाकणकर महोदय ने ट्रेन से जा रहे थे, अचानक निगाह पड़ गई, स्टेशन पे उतरे अगले स्टेशन पे और वापस आए और उन गुफाओं की जानकारी हमें दे दी। और आज यही गुफाएं जो हैं आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं उनमें आपकी ये आती हैं पश्चिमी बंगाल के वीरभानपुर से। और यहाँ एक विशेषता और है, यहाँ हमें सूखे के प्रमाण मिलते हैं पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर से। उसके बाद है चौपानी मांडो इलाहाबाद। इलाहाबाद से हमें नरकंकाल की जानकारी मिलती है, यानी कि मानव के जो अस्थि पिंजर हैं उनकी जानकारी हमें इलाहाबाद के चौपानी मांडो से मिलती है। महदहा यूपी में आवास भी मिला है, यानी कि मनुष्य अब रहने के बारे में जानकारी सीख गया है, पहले घूमता फिरता था, अब मानव पशु से अलग हो रहा है। सावधान भी मिला है और गर्म लिखा हुआ है, सॉरी ये गर्त है, मतलब ये गर्त चूल्हे हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। गर्त मीन्स गड्ढे वाले, वो भी हमें प्राप्त होते हैं यूपी से। मतलब तो मध्य पाषाण काल बेसिकली आप एक चीज देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से जो है आपका क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। और एक अच्छी विशेषता ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें हमें कला की जानकारी मिलती है। कला की जानकारी कैसे मिलती है कि मनुष्य जो है आपका उन गुफाओं में पशुओं का शिकार कर रहा है, भाला लेकर के, पत्थर का एक लट्ठी ली होगी, उसके ऊपर पत्थर का औजार लगा दिया होगा, वो भाला बना लिया, लोहे का मत समझिए अभी, तो भाले से आपका उसका शिकार कर रहा है, तो हमें उनकी कला की जानकारी मिलती है। और कमाल की बात देखिए कि यहाँ 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। 16 रंगों में प्रमुख जो रंग है वो व्हाइट है जैसा ये है, और रेड है जैसा ये है, यानी कि रेड और ये खुद जो व्हाइट है वो, इन दो रंगों की अधिकता मिलती है। और आप ये मत समझिए कि यहाँ केवल और केवल आपका जो है पशुओं के चित्र मिलते हैं, शिकार के दृश्य मिलते हैं, यहाँ बच्चों के, वृद्ध के, महिलाओं के चित्र भी मिलते हैं। इन चित्रों के माध्यम से हम उनको समझने में आपका उस जानकारी में सहयोग मिलता है हमें उनका। ठीक है, ये आपका चित्रों की बात हुई। दूसरी बात हम देखेंगे कि इसी समय मध्य पाषाण काल से ही भारत का पहला और शायद संसार का भी पहला शैल चित्र मिला है हमें, सोहागी घाट मिर्जापुर से। कहां से मिला है? सोहागी घाट, ये जगह कहां है भाई? मिर्जापुर। मिर्जापुर को तो सभी जानते हैं, मिर्जापुर सीरीज भी देखी होगी, मुन्ना भैया, त्रिपाठी फैमिली, सभी जान रहे होंगे, उनके फेमस डायलॉग भी जान रहे होंगे, बड़ी अच्छी वेब सीरीज है, सब लोगों ने देखी होगी। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, तो यहां से सुहागी घाट से पहला शैल चित्र मिला है कैमूर की पहाड़ियों से, और शायद ये संसार का भी हो, मतलब पहला, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा, अब मध्य पाषाण काल की जो मेन फीचर्स हैं, अगर हम उनको देखें तो क्या क्या है वो मेन फीचर्स मध्य पाषाण काल की विशेषताएं? तो संक्रमण काल है, शिकार है, नेचुरल सी बात है कि एकदम परिवर्तन तो नहीं आएगा, पहले पार्ट में भी शिकार है, दूसरे में भी है। थोड़ी कृषि सीख ली, पूरी तरह नहीं। अंतिम चरण में बर्तन निर्माण भी हो रहा है, मृतकों से की जो समाधियां हैं और समाधियों में उनको गाड़ना शुरू कर दिया, और उनके साथ में कुछ खाद्यान्न सामग्री भी रख दी, यानी कि इस लोक के साथ साथ परलोक के भी आपका डर था। उनको पता था कि भी पुनर्जन्म हो सकता होगा, आत्मा का कंसेप्ट होगा शायद, तो उनकी सामग्री भी रखी है और हथियार भी रखा है। क्यों? हथियार उनके लिए प्रिय था, उसी के सारे वो सारे काम करते थे, उसी के सारे अपनी रक्षा करते थे। अब आया नवपाषाण काल। प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती कहाँ मिलेगी? बहुत कॉमन फैक्ट है, मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है, आप देखेंगे मेहरगढ़ आखेट से कृषि की तरफ जा रहे हैं, और कृषि की तरफ जाने का मतलब सीधा सा है, मनुष्य अब स्थायी निवास की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमें झोपड़ियां
जो मकान हैं वो यहाँ से मिलते हैं 8000 वर्ष पूर्व, यहाँ से खेती की जानकारी मिलती है, और आप इसको प्राचीन काल में एक क्रांति कह सकते हो। क्रांति में व्यवस्था, चीजों का परिवर्तन है, आमूलचूल परिवर्तन है, और सकारात्मक बदलाव जरूर होता है, ध्यान रखिएगा। क्रांति मीन्स सकारात्मक बदलाव के साथ आने वाली है। तो सकारात्मक बदलाव क्या है, पॉजिटिव जो चेंज क्या है कि शिकार से हम खेती की तरफ जा रहे हैं, और खेती मीन्स स्थायी बसावट की तरफ जा रहे हैं। शिकार तो है ही है, परंतु यह परिवर्तन है। आवास भी है, पशुपालन भी है, पालिशदार पाषाण उपकरण है। अब पालिश की जा रही है पाषाण उपकरणों पर, उनको ज्यादा चमकाया जा रहा है, और पॉलिश का मतलब है कि रसायन विज्ञान की जानकारी भी हो रही है। दूसरा, इसमें प्रमुख रूप से कुल्हाड़ी आ गई है। जो उपकरण थे उसमें भी आपका तकनीकी रूप से सशक्त हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं। तकनीक में भी आपका चेंज आ रहा है, और तकनीक कैसी चेंज आ रही है, तकनीक जो है विकसित हो रही है, बहुत स्पष्ट है। अब इसके जो प्रमुख स्थान हैं अगर आप उनको देखेंगे तो कौन से हैं? पहला है बुर्जहोम और गुफरकाल। बुर्जहोम या गुफरकाल लिखा हुआ है, और होना चाहिए था बुर्जहोम, तो इसमें कोमा हम लगा देते हैं, या की जगह या कट जाएगा। बुर्जहोम, गुफरकाल, दोनों किस तरफ के हैं? जम्मू कश्मीर। तो नवपाषाण काल स्थल कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में भी हैं। गड्ढे वाले घर थे। गड्ढे वाले घर क्यों हैं? एक तो आपका, मैंने कहा मनुष्य आवास की खोज कर रहा है, उसको अभी इतना आइडिया नहीं कि आवास जो है आपका ऊपर होंगे, और शायद हमने इनसे ही सीखा होगा बेसमेंट भी बना लो। आजकल दिल्ली जैसे शहर में बेसमेंट खूब बन रहे हैं। कितने भी होटलों में जाइएगा, बड़े बड़े मॉल में जाइएगा तो बेसमेंट मिलेगा, वहाँ पार्किंग वगैरह या कुछ और होता है। तो गड्ढे वाले घर हैं, अनाज सुरक्षित रखते होंगे, जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते होंगे। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। कुत्ता पालतू पशु है आरंभिक काल से ही, शायद वो उसकी रक्षा करता होगा, जंगली जानवरों से आगाह करता होगा कि आ रहे हैं अटैक करने। अनाज पीसने के सिलबट्टे हैं, यानी कि मनुष्य अब अनाज पैदा करना सीख गया है, तो उसका नेचुरल सी बात है कि उसको सिलबट्टे पर पीस के खा रहा है। वस्त्र सिलने की सुई भी मिली है। इसका मतलब मैंने कहा खेती आ गई है, तो खेती के साथ परिधान भी आ जाएगा, कपास। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा है कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश, धान की सबसे पहले प्रमाण। तांबा व लोह युगीन संस्कृति के भी प्रमाण मिलते हैं। तांबे की जानकारी भी मिल जाती है, लोह की जानकारी भी मिल जाती है। असम की पहाड़ियों व मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। आपको पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो पहली क्लास है कि आरंभिक कृषि के जो प्रमाण हैं वो कहाँ मिले होंगे? विंध्यन क्षेत्र में, नर्मदा के आसपास, यानी कि आपको ऊपर नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा के उत्तर में, यानी कि कोल्डीवा मैंने आपको बताया था। पहला बताया था कोल्डीवा, दूसरा बताया था मेहरगढ़, देखिए कृषि, और तीसरा मैंने आपको बताया था गारो। तो 3 स्थान बताए थे जहां खेती का उद्गम हुआ था, और तीनों आपके सामने हैं। क्लियर हुआ? तो ये 3 स्थान से खेती की जानकारी उनको प्राप्त होती होगी। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये प्रमुख स्थान हैं, जैसे पाषाण काल में आपका है, अगर इनकी जो साइन देखेंगे हम, रेड में पूरा पाषाण है, ब्लू में नवपाषाण काल है, और आपका ग्रीन में महापाषाण है, और ब्लू में जो आपका ट्रायंगल टाइप में है वो आरंभिक गांव है, और स्टार में जो आपका स्टार है वो आधुनिक नगर है, येलो में जो है आपका। तो अगर नवपाषाण काल की देखते हैं तो नवपाषाण कालों में बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, कोल्डीवा है, महदाहा है, चिरांद है जहाँ हड्डियों के उपकरण बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और आपका ये मेघालय की तरफ के क्षेत्र हैं, और दक्षिण भारत के स्थान हैं। तो ये आपको जो है क्षेत्र मिलेंगे। और पूरा पाषाण काल के हैं, जैसे भीमबेटका है, कुरनूल की गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में, तो ये आपको किस चीज़ के मिलेंगे? पाषाण काल के
पूरा पाषाण के और नव पाषाण के स्थान हैं। इनकी जरा ध्यान से देखिएगा, इनको पढ़िएगा एक एक करके, ताकि आपको जो है कुछ बेनिफिट हो। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बताया कि गुफाओं में रहते थे, शैल चित्रकला थी, 16 प्रकार के कलरों का प्रयोग करते थे, और इस प्रकार से जो है आपका मानव जो है आपका यहाँ शिकार कर रहा है। ये मानव का है, ये हिरण है, एक शिकार का दृश्य है आपका, ये गुफाएं हैं आपका। आप देखेंगे तो पूरा स्थल किसको कहते हैं? उस स्थान को जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको पूरा स्थल कहेंगे। पूछा जा सकता है कि क्या होता है पूरा स्थल, या आपको बेसिक पता भी होना चाहिए कि जब पूरा तत्वविद होता है वो क्या ढूंढेगा, क्या मिलेगा उसको। पूरा स्थल पर जो चीज़ें होंगी वही मिलेंगी, और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? औजार हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, इमारतें हो सकती हैं। औजारों में अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि जो पाषाण उपकरण हैं वो बताए थे। और उसके अलावा जो इमारतें हैं, आरंभिक इमारतें हैं, तो इमारत तो नहीं थी बट ये गुफाएं थी, भीमबेटका की, कुरनूल की, बाघोर की। तो ये जो गुफाएं हैं ये उसकी बेसिकली पहली इमारतें थी। हालांकि बाद में उनके आवास भी मिले हैं, जिसकी खोज जो है आपका इन्हीं पुरास्थलों से औजार, बर्तन और इमारतें, बर्तन मीन्स बर्द भांड हो सकते हैं उनके, जिसमें आपका वो चीज़ों को सहेज करके रखते हों, संचय करके रखते हों। ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं और समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। अभी समुद्र से अगर हम देखेंगे तो आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि समुद्री व्यापार होता था, तो व्यापार होता था तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे जहाज डूब भी जाते होंगे, आधुनिक तकनीक तो नहीं थी। तो इसलिए जो रिसर्च हो रही है आपका पुरातात्विक, जो सामग्रियों की रिसर्च हो रही है, पुरातत्वविद जो सामग्रियों की रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपका लोथल में एक समुद्री संग्रहालय बनाया गया है, ताकि जो आदान प्रदान होता था, बहुत सारे इतिहास के जो स्रोत हैं पुरातात्विक, वो समुद्र में भी दबे पड़े हैं। अगर उनकी खोज हो जाएगी तो इतिहास का पुनर्निर्माण या एक नए प्रकार का इतिहास हमारे सामने आएगा। अब बात है आग की खोज। अगर हम आग की खोज की बातचीत करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि भाई आग की खोज से क्या परिवर्तन आया होगा। सीधा सा परिवर्तन एक है कि मनुष्य जो कच्चा मांस खाता था वो पका के खाने लग गया, भोजन जो कच्चा खाता था वो पका के खाने लग गया, जंगली जीव जंतुओं से उसकी रक्षा होने लगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे उसको लाभ मिला। मतलब तो आग की खोज के बारे में कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आर्मिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल मैंने बताया कई कामों के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, यानी कि सुरक्षा एक चीज हुई, और दूसरा आपका जो भोजन था वो उसको पका के खाने लग गया। अब नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविद, उनके नाम बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, मैंने अभी भी बताया। यहाँ दो शब्दों यानी कि पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी कि प्राचीन पत्थर, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। अभी शुरू में ही बताया था कि जो पाषाण उपकरण हैं, पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से, शुरू में ही लाइन था 20 लाख पहले मनुष्य की जानकारी मिलती है, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। और मध्य पाषाण काल में मैंने अभी बताया था आपको कि बीरभानपुर से सूखे के प्रमाण मिलते हैं, और डिडवाना जो झील है आपका राजस्थान में, वहाँ से हमें जो है आपका नमी के प्रमाण मिलते हैं। तो यानी कि मौसम बदलाव आया होगा। वो प्रमाण कैसे मिले? वहाँ से उपलब्ध उपकरणों के आधार पर हमें जानकारी मिली है कि मौसम में बदलाव आया होगा। उपकरणों के आधार पर अनुमान लगाया, क्योंकि ये यहाँ कोई लिपि नहीं मिली है, प्रोटो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है, सॉरी। तो प्री हिस्ट्री की आपका प्राग इतिहास की लिपि नहीं है कोई कि हम उसको कुछ लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन उपकरणों के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, माइक्रोलिथ। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी
जैसे औजार मिलते थे, कुछ डंडा वगैरह होगा, उसके ऊपर हड्डी के ऊपर बांध दिए होंगे, उससे शिकार में या पेड़ों को काटने में आसानी होती होगी। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब है कि आपका परिवर्तन आ रहा है। नव पाषाण में भी नव है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन मैंने किस लिए बताया आपको, किस रूप में बताया? खेती में, औजारों में, रहन सहन में। तो वो क्रांति आई, मतलब अब जलवायु बदलती है। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब घास के मैदान बनेंगे तो नेचुरल सी बात है पशुपालन जरूर होगा। संख्या बढ़ी जो घास खाकर, यानी कि इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इनकी संख्या बढ़ जाएगी जो घास पर जिंदा रहते हैं। लोग इनका शिकार करने लग जाएंगे और इनके पीछे पीछे भी आएंगे। तो पशु जो जीव जंतु थे उन्होंने हमें उन मैदानी भागों के बारे में बताया, और जब मानव आया तो वहीं पर उसने उनका शिकार भी किया। और दूसरी बात, जब ये घास बार बार उगती थी तो पशु बार बार आते थे। उन्होंने, उन पशुओं के शिकार ने मानव को वहां रहने के लिए प्रेरित किया। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि बदलते मौसम में फल फूल खिलते हैं, जीव जंतु आते हैं, तो होगा क्या? मानव कुछ समय के लिए वहां रहेगा, खा पी करके उस भाग को साफ करेगा और आगे चला जाएगा। परंतु यहां मैदानी भाग है, घास है, जीव जंतु बार बार आएंगे। तो जलवायु के परिवर्तन ने भी हमें क्या किया? वहां पर स्थायी रूप से रहने के लिए बाधित कर दिया। और उसके बाद इन्हीं जानवरों को पालतू बना लिया और धीरे धीरे हम उसको इस रूप में देख रहे हैं जो वर्तमान में है, जिनका हम वाणिज्यिक रूप प्रयोग करते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत हम बात करेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान, ये अनाज पैदा होने लग गए। अगर ये अनाज पैदा होंगे, ये किस भाग में थे? अभी आपको बताया था नवपाषाण काल में ये अनाज जो है आपका पैदा होने लग गए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि केवल नवपाषाण काल में ही अनाज पैदा हुए। चौपानी मांडो, बेलन घाटी, अभी बताया था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जो है आपका बताया था मैंने, कृषि एकदम नहीं आई, कोई भी चीज अचानक नहीं आती। पहले बड़े उपकरण, फिर माइक्रोलिथ, छोटे छोटे उपकरण। पहली स्टेज में माइक्रोलिथ नहीं है, तो तकनीक सुधरते सुधरते सुधरती है। तो यहां पर भी आप देखेंगे चौपानी मांडो में, बेलन घाटी में सबसे पहले आपको कृषि की आरंभिक जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है मध्य पाषाण में। और मध्य पाषाण में जब ये जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है, और यहीं हम देखते हैं कि बागौर और आदमगढ़ में, बागौर मीन्स भीलवाड़ा कोठारी नदी पर, और आदमगढ़ मीन्स होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यहाँ पशुपालन की जानकारी मिलती है। तो दोनों चीज़ों की जानकारी पहले थोड़ी थोड़ी थी, और जब मैदानी भागों में लोग आए तो वही जानकारी को उन्होंने और इकट्ठा किया। तो आप देखेंगे कि पशुपालन और खेती पहले से थोड़ी बहुत जानकारी थी, परंतु बाद में नवपाषाण काल की तरफ आते आते और जानकारी हो गई, और उन्होंने आपका खेती करना सीख लिया। कैसे सीखा मैंने अभी आपको बता दिया। समझ में आ रहा है? अब इस चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, फिर स्थायी जीवन की तरफ आए। स्थायी जीवन में मैंने आपको बुर्ज होम भी बता दिया। कश्मीर में लोग गड्ढे में रहते थे, फिर धीरे धीरे गड्ढे से ऊपर की तरफ आए होंगे, तो आपका बुर्ज होम में स्थायी जीवन की शुरुआत हमें मिल जाती है। तो बुर्ज होम में स्थायी जीवन की शुरुआत मिलने का मतलब है कि वो जानवरों से सुरक्षा और ठंड जो होती थी, बदलता जो मौसम था उससे सुरक्षा, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब जो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं आपका, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये इस प्रकार के नवपाषाण कालीन उपकरण हैं। नवपाषाण काल के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, नेचुरल सी बात है। खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग होता था। इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लगे थे। सुई का प्रमाण मैंने पहले बताया था, तो कपड़े बुनने की शुरुआत हो गई होगी। तो ये चीज़ें जो है आपका मनुष्य को स्थायी जीवन की तरफ लेकर के जा रही है। क्लियर है? इस प्रकार की जो है आपका जो मर्द भांड थे, इनमें चीज़ों को रखने में सहजता आ गई। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि मेहरगढ़ में जो जीवन मृत्यु है वो कैसे होती थी। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है, मेहरगढ़ वह स्थान है। तो इसकी लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भारत का आधा भाग, उधर आपका पश्चिम एशिया, उनके बीच में ये स्थित है। तो व्यापारिक स्थल हुआ, एक तो आदान प्रदान हुआ। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गेहूं ये उपजाना सीख लिया, भेड़ बकरी को पालना सीख लिया, तो ये चीजें आपको कॉमन है मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। घरों की सबसे पहले जानकारी यहाँ मिली। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ समतल भंडारण के काम आते थे। जैसे हम कहते हैं कि भाई आपका खत्ती बना दो, परछत्ती बोलते हैं, खत्ती बोलते हैं। उनमें खत्ती मीन्स या परछत्ती मीन्स जहां पर हम अपने सामान को स्टॉक कर लेते हैं। पहले आपका गेहूं वगैरह उसमें पड़े रहते थे, जब तक ये आपका आधुनिक टंकियां वगैरह नहीं आई थी भंडारण के लिए। उसके बाद मृतक को आपका दफनाया जाने लगा। कब्रों में जो है कुछ सामान भी रखा जाने लगा, जो आस्था का संबंध हो गया उससे। पुनर्जन्म की बातचीत भी हो गई, उस परलोक की बातचीत भी करने लग गई। तो ये चीजें जो थी आपका वो कहाँ हमें मिलती हैं, मेहरगढ़ में। परंतु मेहरगढ़ में इसलिए मिली, ये इस प्रकार के आवास थे, ये नरकंकाल मिला है। तो मेहरगढ़ में मिलने का रीजन क्या है, यहां स्थायी जीवन आया सबसे पहले, इसके कारण आप इन चीजों को देखते हैं, स्थायी जीवन के कारण। दूसरा आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो पहले भी मैंने बता दी है। मध्य पाषाण 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले ही जलवायु परिवर्तन। एक एग्जाम्पल बीरभानपुर मैंने दिया, एक डीडवाना दिया, दोनों मध्य पाषाणकालीन स्थल। एक डीडवाना मीन्स नमी और बीरभानपुर सूखेगा। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले मीन्स नवपाषाण, और फिर उससे होते हुए आप आगे देखेंगे मेहरगढ़। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। तो ये आपका चैप्टर था, इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इस चैप्टर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों, वो समझ में आए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप जो है अगली क्लास में हम दूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।